अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैन यू हियर मी प्रॉपरली? रेज योर हैंड प्लीज। चलें, ठीक है जी। 3 गवाहियां पूरी हो गई। दरमियान में आधी गवाही पूरी हो गई अनिला की, समरा की, या आधी अनिला की, आधी समरा की। लो जी, एक ये भी पूरी हो गई। चलें जी बच्चों, आज हम सबसे पहले बुक आपके पास आई हुई है जी। अनम्यूट कीजिएगा जरा प्लीज। बुक है ना? अनम्यूट कीजिएगा सबको। सबके पास बुक है ना जी? जी सर। सर चलें। वो अच्छा, अब ना मेरा कंप्लीट हो गया। म्यूट कर दे मैं इनको। मेरा ना इनकम टैक्स में कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, वो अब अच्छा, जो किताब में से कोई रह गई हैं। अब काफी चीजों के मैंने आपको नोट से दिए। आज अगर कितने नंबर ऑफ देखिए पार्टिसिपेंट्स आज कितने हैं जी? पार्टिसिपेंट्स माशाल्लाह हमारे लोग 27 हैं अभी तक जी। चले आखिर में बताते हैं। अभी चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं जी। जो हमारे माशी तिलुम के पहले 3 चैप्टर हैं, मैं उसको माशी तिलुम ही बोलता हूँ, सॉरी टू से। बेसिक कंसेप्ट है उसके, कुछ टैक्सेशन के। चैप्टर 1 पे आइए। हाँ जी, अब इसमें ये देखें चीज़ें क्या क्या हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टैक्स लॉज हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जनाब एक मुमलकत ने अपना जो द सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ कंट्री, और ये पूरी दुनिया में मौजूद है। कोई ऐसे ऐसे भी दुनिया में थे जो लोग जो हैं वो टैक्स लॉस जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड थे, क्योंकि उनकी अदर सोर्सेज इनकम बहुत ज़्यादा थी तेल पे। फिर एक टाइम आया लाइक दुबई ने भी आखिरकार आके सेल्स टैक्स अप्लाई कर दिया। इस तरह बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन है, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टैक्सेशन लॉज इन पाकिस्तान है, हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान है। हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में बिल्कुल स्टार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ, और चैप्टर रिव्यू है। ले जी, आप चलें जी, शुरू करें जी। ऑब्जेक्टिव टैक्सेशन का यही होता है कि जी अमीर तबके से ज़ाहिर है जो कि उसने वो इकट्ठा करे टैक्स, अपने रेवेन्यूज रेस करे, किसी बॉडी के जरिए करे। और बॉडी आपको पता है डेट इज कॉल्ड द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसमें आपका जो फिर वो एक्सपेंडिचर इनकम अर्न करे पब्लिक पे, प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन्स पे, प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर पे। और ये सिस्टम जो है डेट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, एंड देयर इज अ डायरेक्ट टैक्सेस एंड द नो इनडायरेक्ट टैक्सेस आल्सो। प्राइमरी आपका बेसिकली ये टूल है जहाँ से आपकी इनकम अर्न होती है। दुनिया में तो बेटा जो जो पब्लिक इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो भी इनकम अर्न करके गवर्नमेंट को देते हैं। हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमारे जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो हम उनको बोलते हैं कि वो सफ़ेद हाथी बन गए हैं। सफ़ेद हाथी बता कहने का मकसद ये है कि वो दे आर कंटिन्यूसली इनकरिंग द ह्यूज लॉसेस। कोई इदारा ले लें आप, माशाल्लाह हर इदारा ही हमारा जो है वो पिछले 30 सालों से नुकसान में है। पाकिस्तान रेलवे उठा लें, पीआईए उठा लें, एनी एनी। क्यों? उसकी वजह कि उसकी वजह डेफिनेटली डेफिनेटली उन इदारों को इंडिपेंडेंस दी गई, प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं हायर की गई। और क्या क्या बताएं आपको कि और किस किस इदारा, पाकिस्तान स्टील मिल, अब इनकी अपनी स्टील मिल सारी प्रॉफिट्स में है, और जो पाकिस्तान सरकार की स्टील मिल है वो बंद पड़ी है। इवन हम ठीक है, मुशर्रफ के बारे में अब जो मर्जी भी कहें, बट एंड द रेन ऑफ द मुशर्रफ आपकी स्टील मिल जो है वो चल भी रही थी और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई थी। बाद में वहां इतना अपना बंदा घुसा दिया। सेम विद द केस विद द पीआईए। अब देखें पूरी दुनिया में जो जितनी भी एयरलाइंस हैं, खैर आजकल कोरोना के हालात छोड़ दें आप, तो पर प्लेन तकरीबन उनकी कॉस्टिंग होती है 250 एम्प्लॉइज काफ़ी होता है। उसमें पायलट्स भी हैं, उसमें टेक्नीशियंस भी हैं, उसमें एयर होस्टेस भी हैं, उसमें स्टूवर्ड्स भी हैं। एवरी पर्सन 250 to 300 पर प्लेन। एंड इन पाकिस्तान वी हैव ओनली 32
प्लेन्स आर ऑपरेशनल्स और हमारे 728 एम्प्लॉइज पर प्लेन हैं, तो डेफिनेटली वो जो एक्सपेंडिचर्स है वो इतना ह्यूज है कि डेट इज कन्वर्टेड इनटू लॉस। फिर ये लोग मयर्स क्या लेते हैं, मयर्स बड़े इनके माशाल्लाह किसी ने सोचते नहीं, हर बात को कन्वर्ट कर लेते हैं कि यार वो उसको अय्याशी में कैसे कन्वर्ट करना है कि जी यूके सऊदी अरब फ्लाइट दुबई फ्लाइट गई है जी, दुबई 2 घंटे का दुबई रह गया, 2.5 घंटे का दुबई रह गया जी, वो स्टाफ उतर जाएगा, वो 2 दिन वहां दुबई मौज करेगा, फिर दूसरा स्टाफ बैठेगा और फिर वो दूसरा स्टाफ वापस आ जाएगा। हालांकि इंटरनेशनली जो है वो बास कंट्रीज अलाउ कर देती हैं कि आप 4 या 6 घंटे की फ्लाइट जो है वो आप कर सकते हैं। बेसिकली टैक्सी का मकसद जो है वो रिड्यूस इन डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ, ये ना कि अमीर जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता जाए और गरीब जो है वो अपनी जगह पिसता रहे। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव इसके हैं, और प्रमोशन ऑफ द आर्ट कल्चर साइंस तालीम पे लगाना। हमारा एक और ज़ाहिर है कि चूँकि हमारे कंट्री गिरा हुआ है हर तरफ से, ईरान है, एक तरफ वो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में कभी सुकून नहीं हुआ, फिर इंडिया है दूसरे बैठा है, तो चूंकि इंडिया बिल्कुल हमारा स्टेट वे एनिमी है, तो डिफेंस बजट हमारा बहुत ज़्यादा, वो भी हमारा जो है वो एप्लीकेशन होती है, उसके ऊपर भी खर्च करना है, डेफिनेट खर्च करना है, क्योंकि मुल्क की हिफाजत भी कुछ उन्हीं बेस पे है। नेक्स्ट आगे चले जी। हाँ जी, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। सेल इनकम है जी, रेवेन्यू कलेक्शन है। अगर हम बैंकिंग बैंकिंग देखें तो बैंकिंग बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी है। बैंकिंग, अब जब भी हम पूछा जाता है, जब भी किसी मनी ट्रेल पूछे जाए, वो यही पूछते हैं, हम यही देखते हैं कि जी वो एंट्री प्रॉपर घूम रही है, एंट्री कहाँ से घूम रही है। मैं को जी मैंने हफ्सा को पैसे दिए, हफ्सा कहते हैं मैंने अहमद साहब को दे दिए, लो जी पता नहीं पैसे दिए या नहीं लिए, क्या ये डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी है? नो, दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी। हाँ, मैंने बैंक के जरिए हाफिज साहब को पैसे दिए, हाफिज साहब ने मुझे कुछ चीज़ दे दी, फिर हाफिज साहब ने अगर मुझे वापस भी करने तो हाफिज ने बैंक के जरिए कर दिए, तो डैट कैन बी द मनी ट्रेल, इसको हम मनी ट्रेल बोलते हैं। कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैं फिर वो टैक्स क्रेडिट्स दिए गए, मैं भी खैर बात करता हूँ, टैक्स क्रेडिट्स दिए गए, टैक्स क्रेडिट दिए गए कि ठीक है जी आप चैरिटेबल को डोनेशन दें, आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। आप शेयर पब्लिक किसी भी मुल्क में स्टॉक एक्सचेंज का जो बिजनेस होता है वो उसकी कह लें कि सेरा होता है कि वहाँ पे लोग, जाहिर है स्टॉक एक्सचेंज में आपके डॉलर्स बाहर से आते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कहा गया आपको आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। टैक्स एग्जम्पशंस बाद का दी जाती हैं। एनर्जी यूनिट पाकिस्तान में एनर्जी यूनिट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर लगा गए, उनके ऊपर आज भी टैक्सेशन नहीं है। प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर डिसीजन था जी बेनजीर भुट्टो का। डिसीजन तो उस वक्त शायद ठीक था या गलत था, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर ये तवज्जो दी कि यार हमारे मुल्क में जो है वो हाइड्रो अगर लग जाए तो वो दैट्स अ मच बेटर, छोटे डैम बनाए जाएं, वो बिजली बहुत सस्ती थी, और आज पावर प्रोड्यूसर का इतना बड़ा शेयर है मुल्क में बिजली सप्लाई का कि वो ब्लैक मेलिंग करते हैं, और ब्लैक मेलिंग करके और मेल कॉम पावर प्रोड्यूसर चल भी नहीं रही, और वो कह रहे हैं लो जी हमें हमें तो पैसे दें, और वहां से वो पैसे, वो एक डसी ने बड़ा टर्निंग पॉइंट किया पाकिस्तान में। नेशनलाइजेशन बाय द भुट्टो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ बेटा, मैं एक डसीन कुछ लोगों के, जिसका जो डसीन गलत है उस पर तो हमें ज़रूर तनकीद करनी चाहिए, जिसका पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लें। 1973 का आइन एक मुश्तरका मुतफिका आइन था भुट्टो का, वो एक बहुत बड़ा कारनामा था, उसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे पास एक मुतफिका आइन मौजूद नहीं था, लेकिन नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री मुल्क को तबाह करके रख दिया उसने, बिल्कुल मुल्क को उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब था कि फॉरेन इन्वेस्टर जितने भी थे वो बैठे बैठे जीरो हो गए, वो बेचारे उनको कोई पैसा नहीं मिला। 99 में 99 में जो था वो, अगर हम मुशर्रफ की बात करें तो अफगानिस्तान की वॉर पे जो उसने सरेंडर किया, बज़ाहिर हमें वो भी गलत नज़र आता है। ठीक है, ये मुल्क में डॉलर्स हो है उसके बदले में, लेकिन उस चीज़ ने मुल्क की इकॉनमी को, हमें दहशत गर्दी ने,
हमें तबाह करके रख दिया। 99 में हमारे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स होते थे। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के बारे में नहीं पूछा जाता था कि डॉलर्स आपने कहाँ से लेके आए हैं, उनको गवर्नमेंट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ था। तो 99 में कुछ बड़े लोगों को बता दिया गया कि गवर्नमेंट जो है वो फ्रीज करने लगी है फॉरेन करेंसी अकाउंट। बड़े लोगों ने वो पैसे निकलवा लिए। रात 2 बजे तक, आपको तो नहीं पता, आपके अब्बा जी को पता होगा, जो इस फील्ड से अगर रिलेटेड हैं, तो उस वक्त रात 2 बजे तक बैंक खुले थे और लोग अपने डॉलर्स निकलवा रहे थे और बैंक मैनेजर के साथ मिलके, और नेक्स्ट डे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज अनदर रॉन्ग डिसीजन फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। खैर, नेक्स्ट चलें जी। टैक्स डेवलपमेंट्स के लिए आप इकट्ठा करते हैं, आगे चलें, ठीक है जनरल, आगे चलें जी। हाँ जी, बेसिस वो आदम स्मिथ की बुक है जी, वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें से कई टैक्स किस लिए है, इक्वलिटी के लिए है, सर्टेनिटी होनी चाहिए, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट होनी चाहिए, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए, कन्वीनियंस कि जी आप फैसिलिटेट करें, हमेशा टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करना। टैक्स पेयर को जो भी है वो, खासकर जो पर्सन बेटा टैक्स पेयर में इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, अ, एक बात याद रखिएगा कि टैक्स जो थेफ्ट है ना, वो हर जगह पे है। वो दुनिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। ब्लैक मनी भी है, वाइट मनी भी है। ब्लैक मनी पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा है क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड भी है। डायरेक्ट टैक्सेशन में ज़रा दुनिया में कम है, हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन में भी हमारी जो है वो वहाँ पे ब्लैक मनी बहुत है। ब्लैक मनी हमेशा कुछ ना कुछ परसेंटेज ब्लैक मनी गवर्नमेंट 100% डॉक्यूमेंट कभी भी नहीं करती। वो कुछ ना कुछ ब्लैक मनी रन देती है। कुछ ब्लैक मनी जो है वो ज़रूर घूमनी, बाज़ वो भी मुल्क के लिए, बाज़ कुछ परसेंटेज, ये नहीं। पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तान में कहें शायद पता नहीं 80% ब्लैक मनी और 20 वाइट है, तो इतनी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 70-30 चले काबिल बर्दाश्त है, 70 वाइट हो जाए। तो हमारे यहाँ बेसिकली सारी जो ब्लैक मनी है वो बेटा ज़मीन में घूमती है, ज़मीन सारी लैंड इन्वेस्टमेंट में है। लैंड बहुत महंगी है, सरकारी ज़मीन का रेट बहुत कम है। लोग बताते हैं हमने सरकारी ज़मीन पे ख़रीदा है, सरकारी रेट पे ख़रीदी है। एक्चुअली सरकारी रेट पे नहीं ख़रीदी होती। तो हमारे यहाँ जितनी भी ब्लैक मनी है डेट इज इन्वेस्टेड इन द लैंड। हमारे जी प्रिंसिपल ऑफ लेवी टैक्सेशन है जी, हमने ये बताना बेनिफिट, फ़ायदा क्या है। नेक्स्ट चलिए जी। एबिलिटी टू पे, मुझे उतना पैसे लगाएं जो पे कर सके, इसलिए स्लैब रेट बनाए गए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो लोग मोर स्पेंड करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने अब इस गवर्नमेंट ने आके एक और काम किया है कि इंपोर्ट्स के ऊपर बड़ी हैवी ड्यूटीज लगा दी हैं, लग्जरी आइटम के ऊपर। लग्जरी आइटम के ऊपर बेटा हैवी ड्यूटीज लगाना जरूरी था। उसकी वजह एक हमारा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा जो है वो पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है। आपको बताऊं कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा पिछले महीने आके पेमेंट्स है वो पॉजिटिव हुआ, इस कोरोना के हालात में अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव ना होता तो वी आर डेड नेशन, हमने बिल्कुल ही फारिग हो जाना था। हैवी इंपोर्ट्स का मतलब आपके डॉलर बाहर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी है तो इसका मतलब आपके डॉलर्स आ रहे हैं। जब आपका 100 रुपया बाहर जा रहा है, 2 रुपए आ रहे हैं, तो आप 98 रुपए लॉस क्या करेंगे, मारे जाएंगे हमेशा। नेक्स्ट है जी प्रपोर्शनल टैक्स है जी। उसको हम फ्लैट टैक्स भी है, जैसे हम डिविडेंड के ऊपर फ्लैट टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्सेशन है कि जी लार्जर परसेंटेज फ्रॉम अ पर्सन लो इनकम फ्रॉम द अनदर हाई इनकम जनरली अप्लाइड यूनिफॉर्मली, एक जैसा लग जाता है। देन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आपकी स्लैब रेट्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टैक्स लॉज हैं जी, आपकी टैक्स लॉ की एप्लीकेशन कैसे हैं, किसको कितना टैक्स लगता है, ड्यूटीज कैसे हैं, राइट्स कैसे हैं, प्रिविलेजेस कैसे हैं, और आपका अल्टीमेट टैक्स लॉज आपके पाकिस्तान पार्लियामेंट पास करती है। आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट पास करती है। और नेक्स्ट आपका आ गया जी प्रिंसिपल ऑफ द साउंड टैक्स सिस्टम्स। नेक्स्ट आइएगा प्लीज। अच्छा जी, साउंड टैक्स सिस्टम शायद हमारे डेवलप नहीं हो सका।
उसकी कुछ वजूहात है। दुनिया में अब ये हो गया कि जो प्रोफेशनल बंदा है उसको उसी फील्ड में लेके जाओ, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सीएसएस किया जी, अच्छा जी, और सीएस किसी ने किया जी, डॉक्टर ने किया जी, एमबीबीएस डॉक्टर ने सीएस कर लिया, लो जी इंजीनियर सीएस कर लिया, अब उसकी अपॉइंटमेंट कहाँ होगी? उसकी अपॉइंटमेंट होगी एफबीआर में। दुनिया में ये निज़ाम बदल गया हुआ है, ये हम अंग्रेज के निज़ाम से जान नहीं छुड़ा पा रहे, और शायद पता नहीं हम निज़ाम बदलना नहीं चाहते। अब मुझे बताएं कि जिसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो सीएसएस उसने कर लिया, अब वो एफबीआर में क्या क्या करेगा? कटा। अब हम बाद का तो ऑफिसर को बैठे होते हैं, हम ऑफिसर को कैश बुक देते हैं, यकीन करें, मैं उनको कहता हूँ जी जनाब ये एंट्री यहाँ ये जी आपने आपने फर्नीचर खरीदा है, अच्छा जी कैसे खरीदा है? मैं कहा कैश खरीदा है। अच्छा मुझे तो बैंक में एंट्री कहती कहाँ आई है? एक बीबी मुझे कहती, दिस इज अ प्रॉब्लम। उन आधों को अकाउंटिंग कंसेप्ट ही नहीं है कि यार अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं। मैंने एक अपने क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेश की, मैंने कहा जनाब वो से बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले आए, इनको बुक्स ऑफ लेने का बड़ा शौक होता है, मैं कहीं मैं दे दूंगा आपको, पढ़नी नहीं आएंगी, मुझे आप ढूंढ के दिखाइएगा, मैं सॉफ्ट में दे देता हूँ आपको विद ऑल ऑप्शंस। लो जी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं उनको दे देता हूँ, वो बैठे ढूंढते रहते हैं, और मिलता उनको कुछ भी नहीं है। फिर अपने पास से हवाई नोटिस वाजगत बना देते हैं, बारी टैक्स लगाना जी जो मर्जी हो जाए। एक दिन वो मैंने कहा जी ये मेरा जो ये कैश बुक है, नहीं जनाब ये तो कैश लेजर है, ये कैश बुक नहीं है। दिस इज आंसर। इतने मजे मजे की इतनी मजाइया मजाइया बातें सुनने को मिलती हैं। आप में से शायद किसी ने डेफर टैक्स पढ़ा हो, डेफर टैक्स पढ़ा जी किसी ने डेफर टैक्स? आप में से किसी एक बंदे ने? एनीबॉडी हैव? अच्छा जो डेफर टैक्स है वो FA2 में पढ़ेंगे, खैर मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड का डिस्क्लोजर है, उसका और कोई तल्लक नहीं है इनकम टैक्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड का डिस्क्लोजर है। दैट स्टैंडर्ड हैज नो कनेक्शन विद द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हम कहीं डेफर टैक्स का लफ्ज नहीं पढ़ते। तो वो जो ये जो अकाउंटिंग वाले ना मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उस स्टैंडर्ड का हमारा तल्लक ही कोई नहीं है। ये कभी कहते हैं वो डेफर टैक्स एसेट बन गया, कभी कहते हैं डेफर टैक्स लायबिलिटी बन गई। वो ये एंट्रीज डालते रहते हैं, मसलन के वो बैलेंस शीट की फेस पे आ जाता है डेफर टैक्स लायबिलिटी। अब जब पूरे स्टैंडर्ड से तल्लक ही नहीं है तो अल्टीमेट वो डेफर टैक्स लायबिलिटी या डेफर टैक्स एसेट से तल्लक इनकम टैक्स वालों को होने नहीं चाहिए। तो मैं अपनी हेयरिंग करवा रहा, मैंने कहा जी जनाब ये मैं अपनी हेयरिंग करवा रहा था किसी अपने, हेयरिंग का मतलब होता है बेटा जब हम जाके पेश होते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो चीज उनको निकाल के दिखाते हैं, जाहिर है आधे तो उनमें से अंधे होते हैं। तो वो मुझे कहता जी मैं आपकी हेयरिंग बाद में करूंगा, पहले ये ना आप ये काम। मैं कहा जी कौन सा काम करके हूँ? वो कहता है ये पहले अपनी डेफर टैक्स लायबिलिटी जमा करा के आए। मैं उसकी शक्ल देखूं और मैं कही डेफर टैक्स लायबिलिटी का आपसे कोई तल्लक नहीं है, पूरे ऑर्डिनेंस में कोई उससे रिलेशन नहीं है, ये तो सिर्फ स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत ये एक डिस्क्लोजर है जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी को देना पड़ता है। नहीं जी पहले जमा करा के आओ। मैं कही केड़े चलान जमा कराने? फिर चुप कर गया बेचारा। ऐसी ऐसी यकीन करें आधा दिन हमारा उनको पढ़ाने में लग जाता है। वो कई बाजियां आ जाती हैं सीएसएस करके, ठीक है, ये नहीं हम कहते, मुझे तनकीद नहीं करते, मेहनती लोग भी होते हैं। एक बार पेशावर आरटीओ में मेहरिंग करवाने गया, अब वो आगे से पश्तो बोल रहे हैं, मैं उर्दू बोलूं, अब उनको आधी उर्दू समझ आए, मुझे उनकी कोई बात भी समझ ना आए, और मैं 3-5 घंटे हेयरिंग करवाता रहा। क्यों? आगे से पठान थी और ऊपर से बीबी थी।
ना उनको मेरी बात समझ है ना मैं 5 घंटे बाद मैं चुप करके अपनी मैंने रिकॉर्ड उठाया आ गया। मैं अपने क्लाइंट से कहा, वो भी कहीं पेशावर का था, मैं कहा भाईजान ये मेरे बस का काम नहीं है, अब खुद ही अब दैट शुड बी चेंज। लाइक मैं तो बड़ा ओपन हूँ, ठीक है, कल गवर्नर्स कोई काम नहीं यार हमारे मुल्क में, नो नीड। अंग्रेज का बनाया कानून है, खत्म करें इसको। जी जजों की छुट्टियां अंग्रेज का बनाया कानून है, वो जज की छुट्टी यार क्या करनी है जी, गर्मियों की छुट्टियों में जज चला गया जी, अब सर्दियों की छुट्टियों में चले गए। लो ये कोई तरीका है? हमारा पूरा निजाम ही ना करप्ट हुआ है, बदलने वाला है। करप्ट नहीं कहना है, बदलने वाला है। करप्शन तो अपनी जगह पे, वो करप्शन नहीं है बेटा, वो सॉरी मैं लफ्ज वापस देता हूँ, वो कोऑपरेशन होती है। आगे चलें जी। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो बोल दे जी, किसी के जहन में कोई जनरल, ये जो मैंने डिस्कशन की है, कोई सवाल है तो बोले जी। एनीबॉडी? सारे सो रहे हैं लगता है। चलो सोए रहो, मैं बोलता जाता हूँ। शायद मरगूब जी। सर इस तरह तो फिर एफबीआर के मतलब जो सही सीएसएस करके आते हैं, इनके सर तो गलत मत फैसले भी मानने पड़ते होंगे इन बड़े लोगों को। नया क्यों मानने पड़ते हैं? अपील, अपील का फोरम है ना बेटा हमारे पास, जी सर। अपील पे हम लड़ लेते हैं ना, फिर बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। जी सर। अब मेरा करंट एक मेरा क्लाइंट है, वो मुझे अब कह रहा है जी कि वो चूंकि आपकी एक इनका डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, एफबीआर के अंदर एक डिपार्टमेंट बन गया है कि जिसका बहुत बड़ा है कोई प्रॉब्लम है तो वो इन्वेस्टिगेशन में साथ आए। तो वो मुझसे पूछ रहा है जनाब 2008 और 2009, 2008 से लेकर 2012 तक आपकी वेल्थ इंक्रीज हुई है। अब वेल्थ स्टेटमेंट समझते हैं ना आप, यस सर। आपकी वेल्थ इतनी इंक्रीज हुई है, मुझे आप इसकी मनी ट्रेल आगे दें। मैं क्या जी 2009 से लेकर 2012 तक आप मुझसे मांग ही नहीं सकते, मैं लीगल हूं ना। हेलो सर आवाज आ रही सर? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं क्या मैं लीगल ग्राउंड पे खड़ा हूं ना, 2013 नहीं यस मुझसे सर। पूछ यस सकते सर। ना आज, मुझसे नहीं आज तो पूछ आप सकते सर। 2014 में नहीं पूछ सकते, यस सर। ठीक है ना। वो सर मुझे आगे से पता क्या कहता, वो जी वो जो है ना वो इंटेलिजेंस वाले इन्वेस्टिगेशन वाले, उन्होंने लिख के भेजा है कि आप आपसे आपके क्लाइंट से पूछा जाए। मैंने कहा उन्होंने लिख के भेजा, कोई सहीफा लिख के भेज दिया, वो खुदा तो नहीं है ना। यस सर। तो नहीं जी नहीं, वो मैं तो आपसे, मैं अगर आपने ना दिया तो मैंने टैक्स लगा देना। मैं कहा लगा दो। अब ये क्या है, अल्टीमेटली आई हैव टू गो टू फाइल एन अपील, मुझे करनी पड़ेगी। मैं फिर कल जाके, कल जाहिर है चूंकि मेरा क्लाइंट था, आई हैव टू सेफगार्ड माय क्लाइंट, ऑन दैट बेसिस आई गो टू चीफ कमिश्नर। मैं कहिए अगर आप मुझसे पूछ सकते हैं तो पूछ लें, ठीक है। अब देखें फिर मैं बात करता हूँ, सेम इज अ केस, वो बाजी फायदा का पता है ना, सर वो चीफ जस्टिस। वहाँ वो बाजी फायदा फायदा का ईसा, उससे पूछा मनी ट्रेल दे दें, यही पूछा ना उससे। यस सर। अगर आपने सोशल ट्विटर फॉलो किया हो तो उसने बकायदा क्वेश्चन पूछा हुआ है एफबीआर में कि जी मनी ट्रेल दे दें, तो उसने कहा जी मुझे मनी ट्रेल का मतलब नहीं आता। कैसे मजे की बात है। तो साथ उसका सवाल अगला क्या था बाजी का, बाजी उनका सवाल ये था कि जी इमरान खान के साथ से जात की मनी ट्रेल आपने ली है? ऐसी कैसी हमारे यहाँ, ठीक है अभी मनी, व्हाट डज मीन मनी ट्रेल बेटा? वेल्थ स्टेटमेंट। अब आपने पढ़ ली हुई है, अब आप समझते हैं मनी ट्रेल, मनी ट्रेल क्या है? वेल्थ स्टेटमेंट। अब मैं समझता हूं कि एफबीआर को भी अपने नोटिस में मनी ट्रेल का सवाल नहीं देना चाहिए था। एफबीआर क्या मांगता? एफबीआर कहता है वेल्थ स्टेटमेंट दे दे। वेल्थ स्टेटमेंट क्या है? मनी ट्रेल ही है, मनी ट्रेल ही है सर। मनी ट्रेल ही है ना। तो बेसिकली उनको भी लॉ का जो है ना बात लिखनी चाहिए, क्लियर। बहरहाल ये चीजें बेटा, चूंकि ये अंग्रेज का निजाम बनाया, सेम अडॉप्ट हुआ, किसी ने क्या, हमने कोई महकमाना इस्तेलाहात करने की कोशिश की? बहुत कम, रेयर रेयर। चलता है, चलने दो। अब मैं एक चीज का बड़ा समझ लें, एक बड़े मजे की बात हूं,
हमारे एक्स एक कहा गया एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को कहा गया पिछले दौर की कि जनाब वो ना एजुकेशन में और उसमें इस्तेलाहात करें, एजुकेशन में इस्तेलाहात करें और सेहत में जो आपका मेडिकल का शोबा उसमें इस्तेलाहात किए जाएं। एक बंदा बड़ा काम का था, उस बंदे ने उनको रिक्वेस्ट की कि साहब ये इन दो शोबों में इस्तेलाहात की बड़ी ज़रूरत है। तो उन साहब ने फरमाया कि यहाँ लोग सिर्फ सड़कों को वोट देते हैं। दिस इज आंसर। अब क्या कहेंगे, ये मुल्क बहुत आगे जा सकता था। कराची आपके सामने तबाह कर दिया गया, बिल्कुल तबाह कर दिया गया। 1960 में स्टडी हुई थी, मैंने आपको आगे भी शायद बताया था, कराची, न्यूयॉर्क, लंदन और टोरंटो, कि जनाब अगले 20 सालों में कौन सा शहर सबसे आगे होगा, एंड द आंसर इज कराची। और शायद वो रिसर्च करवाई गई थी, पता नहीं गोरों ने रिसर्च, गोरों ने रिसर्च करवाई थी, हम तो रिसर्च करने के आदी नहीं है। तो और फिर उन्होंने कराची तबाह कर दिया। और किसी ने हमारे भी साथ मिले ना, अगर आप लोगों में से कोई उर्तुगुल देख रहा है तो सुल्तान कोपेक देख लें, गंदूगलू देख लें, लॉट ऑफ पर्सन आर देयर। चलें जी आगे चलें जी, मैं तो देख रहा हूँ मेरा सीजन चौथा शुरू है, उसकी भी 35 एपिसोड हो गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी डेट टैक्सेस आपको पता है कि जी वो 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कैपिटल वैल्यू टैक्स लगता है कि मूल, ये सिर्फ मूल प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है कैपिटल वैल्यू टैक्स, सीवीटी, इसको हम सीवीटी बोलते हैं, कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल होता है, ये कोई रिफंडेबल नहीं होता, ये जमीन का हिस्सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके बारे में मैं आपको बड़ी मजे की स्टोरी अभी सुनाऊंगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट्स के ऊपर लगती है, फेडरल साइज है, ये भी इंपोर्ट के ऊपर लगती है। आगे चलिएगा जी। सेल्स टैक्स है, दिस इनडायरेक्ट टैक्स, जनरल रेट 17% है, ये हम पढ़ेंगे जी। सेल टैक्स का पूरा पोर्शन आएगा। आगे चले। दिस इज योर होमवर्क, ये मैंने पढ़ा दिया हुआ है, ये मैंने पढ़ा दिया हुआ बेटा, ये बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसमें से कोई सवाल होगा तो आप बोल लेंगे। आगे चलिएगा प्लीज। आगे कुछ है हिस्ट्री के अलावा? नहीं। अब सीवीटी के बारे में मैं आपको, सीवीटी निकालिएगा, सीवी कहाँ लिखा हुआ है? बड़ी आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। सीवी कैपिटल वैल्यू टैक्स ये लगता है परचेज ऑफ द मूल प्रॉपर्टी के ऊपर, जब आपको जमीन खरीदते हैं तो उसके ऊपर लगता है। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े, हम बहुत बड़े नहीं, हम उसको माशाल्लाह वजीर दाखिला थे, मैं नाम नहीं उनका बताऊंगा। उन्होंने जी जमीन खरीदी, वो एकड़ में जमीन थी, उनको एकड़ में उन्होंने जमीन खरीदी। और जब उनको पता चला कि एट दैट टाइम, ये उस वक्त की बात है, उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर पता नहीं कितने 1 मिलियन या पता नहीं 2 मिलियन आपका बनता है सीवीटी, ये आपको जमा कराना पड़ेगा। उन वजीर साहब ने फरमाया, ये बिल्कुल बेटा एक्चुअल वाकया है, एक्चुअल वाकया है। उन वजीर साहब ने फरमाया कि जनाब ये सीवीटी, ये जो मैं अगर इस सरकार को ये सीवीटी ना दूं तो मैं बच कैसे सकता हूं। उन्होंने कहा जनाब अगर आप ये 90, ये मैं 90s भी नहीं बताऊंगा, ये 2000 से पहले की बात है, सिर्फ इतना बता देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले 3 साल की आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है, पिछले 3 साल की इनकम रिटर्न फाइल की हुई है, अच्छा वो नए नए वजीर बने थे, तो आपको ये सीवीटी नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने एफबीआर चेयरमैन को अपने कमरे में बुलाया। अब आजकल तो खैर एफबीआर का चेयरमैन थोड़ा पावरफुल है, लेकिन वो मिनिस्टर्स के आगे तो फिर भी बेचारा ज़ाहिर है सियासी, आपको पता बात का चीज़ें चलती हैं। तो उसकी झाड़ पूछ की कि इसमें सीवीटी जमा नहीं कराना।
जो मर्जियाँ लगा लो। उन्होंने कहा अच्छा जी, वजीर साहब का देखे पिछले 3 साल रिटर्न फाइल है, पूरा रिकॉर्ड छान मारा, वजीर साहब का रिकॉर्ड ही नहीं मिला रिटर्न्स का। तो देखने वालों ने बताया कि एफबीआर का चेयरमैन जब वजीर साहब के कमरे से निकला तो उसके कानों की सुर्खी बता रही थी कि अंदर हुआ क्या है। अब आप मेरी बात समझ जाएं, इतने समझदार तो आप हैं कि उसके कानों की सुर्खी बता रही थी कि अंदर हुआ क्या है। फिर एफबीआर का एक इजलास बुलाया गया कि जी वजीर साहब को सीवीटी से कैसे माफी दी जाए। एक जूनियर अफसर ने डरते डरते हाथ खड़ा किया कि सर उनकी पिछले सालों की रिटर्न हम खुद फाइल कर देते हैं यहीं पे, हम बता दें कि उनकी रिटर्न आई हुई हैं, पुरानी डेट पे मोहरे लगा देते हैं। अब वजीर साहब ने पूछा कि जनाब आप पिछले 3 साल में करते क्या रहे हैं? वो कहता जी मैं तो कुछ भी नहीं करता रहा। अब जाहिर है रिटर्न फाइल करने का मतलब कुछ ना कुछ इनकम दिखानी चाहिए थी कि कोई ना कोई इनकम हो, टैक्स हो, फिर ये सीबीडी माफ होता था। फिर जी इजलास बुलाया गया, अब क्या करें जी। फिर उस अफसर ने डटे हाथ के सर कहते एक सोल्यूशन है जी। क्या सोल्यूशन है जी? वजीर साहब की इनकम दिखाई जाए। अब ये फटा पड़ गया कि इनकम क्या दिखाई जाए। वजीर साहब को तो कहते मेरे पास मैंने कोई कमाई कुछ नहीं जो लीगल हो। आखिरकार उन्होंने 3 साल की रिटर्न फाइल की, खुद ही फाइल कर लिया एफबीआर ने, मोहरें भी लगा ली बैक डेट में, और लिखा गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्रॉम ट्यूशन इनकम। वजीर साहब पिछले 3 साल में ट्यूशन पढ़ाते रहे हैं। दिस इज द सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री जी। एनी क्वेश्चन? इस वाक्य से कोई सवाल तो वो पूछ लें। पढ़ना तो हमने अपनी जो चैप्टर है ही है, इस वाक्य से मतलब कोई सवाल तो वो पूछ लें। एनीबॉडी? लुकमान सादी? हाँ जी। सर इसका नाम ही बता दें। नहीं यार नहीं, सॉरी। ये उनकी कैसे हो सकता है? मैं नाम पता क्यों नहीं बता रहा, उनकी डेथ हो गई हुई है। ओके ओके सर, ठीक है, डेथ सा रीजन मैंने नाम नहीं बता रहा। ठीक है। चलें जी। एनी क्वेश्चन बेटा फ्रॉम एनीबॉडी? अच्छा, ये चैप्टर आप ना 2-2-3 दफा पढ़ेंगे ना तो ये आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। अच्छा, कल ना मैं आपको मंडे को ना जी, अगर आप अगर आपको 10 मिनट के लिए गो थ्रू हो जाए इस चैप्टर में बैठे, मैं अभी ऑनलाइन ही रहता हूँ आपके साथ, ताकि आप इसको जरा कोई सवाल आपकी नजर में गुजरता है तो वो आप बता दें, वो आप देख लें जरा। मैं अभी आपके साथ ऑनलाइन ही हूँ, ताकि कोई सवाल वो पूछ लें। और फिर हम कल जो है वो चैप्टर 3 देखेंगे, फिर चैप्टर 2 देखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर हमने कहाँ से तैयार करना है। वो मंडे या ट्यूसडे का लेक्चर में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं 10 मिनट के लिए आपके साथ ऑनलाइन ही हूँ। 11:25 पे मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। 11:25 तो कोई सवाल तो वो बोल देखते हैं जी। ले जी।
जी बच्चों, ये इनको बता। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जी इब्राहिम, इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम जी बेटा। सर सर ये जो सीवीटी होगा सर, ये क्या उस पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के वो सेल पे भी लेवी होगा, हाँ, क्योंकि सिर्फ सर परचेज ट्रांसफर पे, लिखा सिर्फ होगा। परचेज पे होता है, सिर्फ परचेज पे होता है। सर जो बंदा सेल कर रहा होगा उस पे नहीं होगा? उस पे नहीं होगा, उस पे नहीं होगा। ड्यूटीज बेटा जितनी है वो सिर्फ उसकी परचेजर की होती है, वो सेलर की नहीं होती। ओके सर। ठीक है लुकमान सादी। थैंक यू सर। थैंक यू लुकमान सादी। सर ये एफईडी का बने? एफईडी बेटा फेडरल बता एक्साइज दें ड्यूटी इसको। है। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। एफईडी जी सर। इज आल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स। जिस तरह सेल टैक्स है ना, उस तरह एफईडी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। जी सर। ठीक सर ये है, किस पे लगती है? ये इसका बेटा नहीं लगा मुझे। इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर है, सीमेंट के ऊपर है, बेवरेजेस के ऊपर लगी हुई एप्लीकेबल है। तो ये इंपोर्ट्स वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगती? नहीं नहीं, कस्टम ड्यूटी भी लगती है, एफईडी भी लगती है। ओके सर। ठीक है, एफईडी इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। अगर आप एफईडी के बारे में मैं एक ऐसी बात बताता चलूँ, आपने बड़ा मशहूर सुना था पेप्सी 65 की, बेवरेज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। जी सर। आपने पढ़ा ना, आपने वो सुना, बड़ा इश्तहार देखा ना, पेप्सी 65 की हो गई, याद है ऐड वो आपको? नहीं सर। यार बड़ी मशहूर ऐड थी, पेप्सी 65 की हो गई, कमाल करते हैं। और वो 65 की क्यों हुई थी बेटा? वो उसमें एफईडी गोल की थी रेलेवेंट ओनर ने। छोड़ दे अब मैं। समरा, समरा जी, समरा। सर प्रिंसिपल ऑफ लेवाया ऑफ टैक्स में जो है ना, द बेनिफिट प्रिंसिपल, उसकी फर्स्ट लाइन, दिस प्रिंसिपल होल्ड्स दैट द इंडिविजुअल शुड बी टैक्स इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट्स दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? कि बेटा यार उसकी जो इंडिविजुअल्स की प्रपोर्शन है ना बेनिफिट्स का, यानी कि बेनिफिट सिर्फ अमीर तबके ना चला जाए, बेनिफिट सारा का सारा गरीब तबके ना चला जाए। ये बजट होता है, हम बजट रखते हैं कि उसके लिए इतना, गरीब लोगों के लिए इतना। जैसे हमने कल बात की है कि वो कल प्राइम मिनिस्टर ने बात की जी, वो लो हाउसिंग के लिए जो है वो इतना हम बजट एलोकेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड, वो ये बात कर रहा है। सर नीचे लिखा हुआ है एक लाइन के, टैक्स इज आल्सो ऑन एक्ट्स एंड प्रिविलेजेस। इसका क्या मतलब है? इसकी एग्जांपल दे दो कोई। नीचे आइएगा प्लीज जरा, पहले मैं अब्दुल्ला फैज की बात सुन लो जरा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं यहाँ नहीं, पहले अब्दुल्ला फैज का सवाल भी दे दो। समरा आप ऑन रहो। ठीक है सर। जी जी अब्दुल्ला फैज। सर ये नॉन नेगेटिव ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है कि एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। सर इसका क्या मतलब होगा? बेटा हमारा डुअल टैक्सेशन सिस्टम चलता है ना पूरी दुनिया में। अगर हमारा टैक्सेशन निजाम ही नहीं है तो मैं बार्गेन क्या करूंगा? ओके सर, ओके। ठीक है ना, वहां से कोई बंदा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट होगा दूसरा मुल्क इन्वॉल्व हो गया, यस सर, यस। एक्सपोर्ट हुआ दूसरा मुल्क इन्वॉल्व हुआ, यस सर। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट भी दूसरा मुल्क इन्वॉल्व हुआ। तो अगर मेरे Yes, sir, टैक्सेशन okay. निजाम ही नहीं है तो मैं बार्गेन क्या करूंगा? ठीक है सर। और मेरे को बकरा हैगा ही नहीं, मैं बेचा की जाके कुर्बानी दे। ओके सर। ठीक है, लो जी। अच्छा समरा बेटा कहाँ से बात कर रही हो मुझे? सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज में है नीचे। करेक्ट टैक्स लॉ, ये आ गया हाँ जी। अब बोलो यहाँ से, बस 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 रोके। हाँ जी, अब बेटा डिब्बा बोलो कौन सा है? सर चौथा है। चौथा, एक दो। देयर आर टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन टैक्स लेवीज लेवाइड imposed on और acts rights. एक्ट राइट्स These are और taxes that are प्रिविलेजेस। imposed on the levied on acts rights and privileges. हाँ जी, वो जैसे मैं कहूँ जी, मैं प्रिविलेज मैं जी एयरलाइन पे विजिट कर रहा हूँ, एयरलाइन की बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ, प्रिविलेज उसके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है। ठीक है ना, कि कोई आप प्रिविलेज एंजॉय करो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दो, तो लगता है ना टैक्स इसके ऊपर भी। नहीं समझ ये बात की? सर आगे समझ। हाँ जी आगे चले। एनी अदर क्वेश्चन जी? नो सर फिलहाल तो नहीं। ठीक है, ले जी सलाम है उन लोगों को
जो लेफ्ट कर गए हैं, 33 बच्चे क्लास ले रहे थे, 24 रह गए हैं, और 9 बच्चों को जो छोड़ के चले गए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं जी। उनका नाम जो है वो टैक्स के शहीदों में लिखा जाएगा। अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडेज लेक्चर।